नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे हमारा NAVIC ने इनोवेशन सिस्टम और मजबूत होगा। वहीं नाविक सैटेलाइट से हमारी सेनाओं को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी भी मिलेगी। इनके अलावा नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स थे। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, वहीं 3 खराब हो चुके हैं। अगर हम तीनों को बदलते हैं तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स NVS को छोड़ने की तैयारी की। NVS-01 उनमें से एक है। बताते चले कि श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 10:42 में GSLV ने उड़ान भरी। लॉन्च के करीब 18 मिनट के बाद रॉकेट से पेलोड अलग हो गया। इसने NVS-1 सैटेलाइट को जियो सीक्वेंस ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। इसके बाद इंजीनियर ने सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर फॉर्म भी किया है। I am very happy to announce the NVS-01 navigation satellite for the Navi constellation has been placed in the precise orbit by GSLV F-12 vehicle. Congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. As all of you are aware, this mission of GSLV F-12 is after the debacle that we had in F-10 mission, where there was an issue in the cryogenic stage. The cryogenic engine ignition could not be accomplished. And I'm very happy that the corrections, the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage, as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable, has really paid benefits. And we are seeing the success in our GSLV Mark III LVM-3 mission with the C-25 stage, as well as with the CUS stage with the required modifications done. So I want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। वहीं रविवार को एक बार फिर राजधानी इम्फाल से लगे सैरो और सुगुन इलाके में हिंसक झड़प हुई है। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। वहीं राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान गई है। उनमें से 26 दिनों से जारी हिंसा के बीच पुलिस ने रविवार तक 40 लोगों का एनकाउंटर भी किया है। वहीं राज्य के CM N बीरेन सिंह ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने एनकाउंटर के मारे गए लोगों में मिलिटेंट बताया। CM ने यह भी कहा कि ये लोग आम नागरिक के खिलाफ M16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहे थे। मणिपुर में कुकी जनजाति मतई समुदाय के ST का दर्जा देने के खिलाफ 3 मई से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं चूरा चांदपुर में 3 मई की रात प्रदर्शन के दौरान दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से भिड़ गए और चूरा चांदपुर में ही 4 मई को CM N बीरेन सिंह का एक कार्यक्रम भी तय था और इसकी तैयारी को लेकर मंच और पंडाल लगाए गए थे, जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। तो आपको बताते चले कि मणिपुर में फिर से हिंसा हो रही है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 5 की मौत भी हो गई है। वहीं केंद्र सरकार ने 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान का आगाज 30 मई से होगा। सोमवार को मीडिया संवाद कार्यक्रम होगा और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में महाजन संपर्क अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने रणनीति बना ली है। महाजन पर
महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश स्तरीय पत्रकार संवाद कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मीट आयोजित की गई है। तो बीजेपी ने महाजनसंपर्क आयोजन किया है, जहां पर 30 मई से अभियान का आगाज होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज 30 मई से होगा। सोमवार को मीडिया संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने रणनीति बना ली है। साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश स्तरीय पत्रकार संवाद कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मीट आयोजित की जाएगी। चलिए अब बात औरंगाबाद की करते हैं, जहां पर बच्चों को गोद लेने को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि अब अविवाहिता महिलाएं भी बच्चों को गोद ले सकती हैं। दरअसल रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद के बैनर तले प्राधिकरण के सचिव एडीजे प्रणव शंकर के निर्देशानुसार बच्चों के गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया और कानून विशेष पर विधिक जागरूकता मध्य विद्यालय विश्रामपुर रिसेप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता निवेदिता कुमारी और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक निर्मला कुमारी ने किया। वहीं पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उपस्थित बड़ी संख्या में महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि नवविवाहिता जोड़ा भी शादी के 2 साल बाद बच्चे को गोद ले सकते हैं। वहीं 1 सितंबर 2022 से स्थानीय कोर्ट के बजाय जिला मजिस्ट्रेट भी बच्चों को गोद लेने के आदेश दे सकता है और जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने और संकट में फंसे बच्चों को सहयोग करने का अधिकार दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस अधिकार को देने के पीछे का कारण ये था कि भारत में 3 करोड़ 10 लाख बच्चे अनाथ हैं, मगर जटिल कानून प्रक्रिया होने के कारण 5 साल में मात्र 16,350 बच्चों को ही गोद लिया जा सका है। हजारों आवेदन लंबित है और इसलिए 1 सितंबर 2022 से इस कानून को सरल बनाते हुए जिला पदाधिकारी को भी अधिकार दिया गया है। बताते चले कि औरंगाबाद में बच्चे को गोद लेने को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया और साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि अब अविवाहिता महिलाएं भी बच्चों को गोद ले सकती हैं। दरअसल रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद के बैनर तले प्राधिकरण के सचिव एडीजी प्रणव शंकर के निर्देशानुसार बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया और कानून विशेष पर विधिक जागरूकता मध्य विद्यालय विश्रामपुर रियासत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता निवेदिता कुमारी और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक निर्मला कुमारी ने किया। वहीं पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उपस्थित बड़ी संख्या में महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि नवविवाहिता जोड़ा भी शादी के 2 साल बाद बच्चे को गोद ले सकते हैं। दरअसल 1 सितंबर 2022 से स्थानीय कोर्ट के बजाय जिला मजिस्ट्रेट भी बच्चों को गोद लेने के आदेश दे सकते हैं। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने और संकट में फंसे बच्चों को सहयोग करने का अधिकार दिया गया। वहीं बताते चले कि इस अधिकार को देने के पीछे कारण भी ये था कि भारत में 3 करोड़ 10 लाख बच्चे अभी भी अनाथ हैं। स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए प्रसव कराने आई महिला का बच्चा चोरी किए जाने का भी मामला प्रकाश में आया है।
इस घटना को लेकर पीड़ित महिला के पति कमलेश राम ने थाना में प्राथमिकी के लिए एक आवेदन दिया। आवेदन में कमलेश राम ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी बताया जाता है कि प्रखंड के भेरखोया पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 निवासी कमलेश राम की पत्नी गायत्री देवी गुरुवार की शाम 3 बजे प्रसव कराने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची, जहां 2 घंटे बाद उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन शुक्रवार की सुबह प्रस्ताव के बगल में सो रही बच्ची चोरी हो गई। बिहार के नवादा में पुराने विवाद को लेकर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई है। आपको बताते चले कि फकीरा बरवा थाना क्षेत्र के मठ महशपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों में रामाधीन पासवान का पुत्र कुंदन कुमार और दिनेश पासवान का पुत्र आशीष कुमार भी शामिल है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और आज उसी विवाद के समझौते के लिए कुंदन को फोन पर बुलाया गया, जिसके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 2 पक्षों में मारपीट हुई। आपको बताते चले कि घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल पुराने विवाद को लेकर ये दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और आपको बताते चले कि फकीरा बरवा थाना क्षेत्र के मठ महेश्वरपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर ये 2 लोगों में ये जमकर मारपीट हुई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में रामाधीन पासवान का पुत्र कुंदन कुमार और दिनेश पासवान का पुत्र आशीष कुमार शामिल थे और बताया ये भी जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों से ही विवाद चल रहा था। गाँव के बाहर डाक पर जाके दोनों साथ मतलब वो सब 15 दिन में थे, हम लोग दोनों के साथ मारपीट। पहले भी मारा था, मेरा माथा फूट गया था, वही समझौता के कारण बोला ये है ना कि हम लोग। तिंगाव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर आज तिंगाव क्षेत्र के सेक्टर 78 में पढ़ने वाली हैबिटेट सोसाइटी पहुंचे, जहां विधायक राजेश नागर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं विधायक राजेश नागर ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने एक एक कर अपनी सोसाइटी की समस्या रखी, जिसमें बिजली से संबंधित समस्याएं काफी गंभीर थी। वहीं विधायक ने मौके पर मौजूद बिजली एसडीओ रजत कंबोज को सख्त निर्देश दिए और साथ ही कहा कि अधिकारी या तो काम करे वरना फरीदाबाद छोड़कर चले जाए। वहीं विधायक राजेश नागर ने कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण भी किया। जब लोगों ने बिल्डर्स की शिकायत की तो विधायक ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जो भी बिल्डर्स स्थानीय निवासियों के साथ अन्याय या उनसे हकों का हनन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कई बिल्डरों पर तो कार्रवाई हो भी चुकी है, जिस पर पूरी सोसाइटी विधायक जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी। वहीं सोसाइटी के लोगों ने कहा कि जिस बेबाकी से विधायक ने बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है, अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारी सभी समस्याएं जल्द समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बोल रखा है कि जो भी बिल्डर अपनी मनमानी करेगा या हमारे जो भोले वाले लोग जो यहाँ रह रहे हैं फ्लैटों में, फ्लोर्स में या प्लॉट लेकर, उनके साथ अन्याय करेगा या मनमानी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कर भी रहे हैं। कई बिल्डरों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। तो आज इसी के तहत आज हैबिटेट जो हमारी सोसाइटी है 78 सेक्टर में, इसमें मैं आज आया हूँ और पहली बार मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि ये अभी 1 साल पहले ही ये लोग यहाँ रहने आए हैं और इनकी कुछ 2-3 बड़ी इश्यूज थे बिजली का। एक जो बिल्डर ने एक 33 kV का सब स्टेशन देना था, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पलवल होटल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, वो पूरी तरह से जन अपमान कार्यक्रम है।
उदय भान ने यह भी कहा कि जब महिलाओं को मुख्यमंत्री के पैरों में अपना दुपट्टा रखना पड़े तो क्या यह जनसंवाद कार्यक्रम है। उदय भान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पलवल जिले में भी जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई घोषणाएं की गई, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ है और जिले की जनता को कुछ भी नहीं देकर गए। वहीं लोगों को केवल एक एक शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिसमें केवल पार्टी की ही लोगों को परमिशन दी जाती है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को तंज कसा है। उस पर दरअसल उदय भान ने कहा कि जब महिलाओं को मुख्यमंत्री के पैरों में अपना दुपट्टा रखना पड़े तो क्या ये जनसंवाद कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने ये भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पलवल जिले में भी जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई घोषणाएं भी की गई थी, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ और जिले की जनता को कुछ नहीं देकर गए। लोगों को केवल एक एक शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिसमें केवल पार्टी की ही लोगों की परमिशन दी जाती है। जनसंवाद का है, मुख्यमंत्री का जनसंवाद नहीं, ये जन अपमान का कार्यक्रम है। ये जहां भी जाते हैं लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री के पास पहले तो उस जनसंवाद जो तथाकथित जनसंवाद कार्यक्रम जो इन्होंने नाम रखा है, उसमें पहले तो पुलिस द्वारा पूरी स्क्रूटनी की जाती है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, कौन सी पार्टी से संबंधित रखते हो, क्या तुम्हारा सवाल है और तुम क्यों यहाँ पर आए हो। और जब उन्होंने पूरा महिमा गुणगान कर दिया, महिमा गान किया मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको आगे भेज दिया जाता है। जनसंवाद का है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।